हेलो, हाय, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। इस टाइम मौसम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। किसी को जुकाम, किसी को कुछ। जैसे मुझे ही जुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी आ रही होगी। आप लोग ऐसे ही मैनेज करिएगा। तो सबको गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो जो है आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और होम साइंस के लिए है। आज की वीडियो सुपर टेट के लिए नहीं है। और ये आपको सैटरडे शॉर्ट्स दिख रहा होगा। सैटरडे टू सैटरडे हम लोग कुछ शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे, जो आपका 1 लाइन से 2 लाइन का होगा। और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे। और ये आपका मोस्टली फूड साइंस से रिलेटेड होगा। तो सबको गुड मॉर्निंग, सैटरडे की हैप्पी सैटरडे सबको, सभी को। आज के दिन बड़ा खुश रहते हैं कुछ लोग कि कल संडे है। संडे होना भी चाहिए, वीकेंड पे तो खुश होना ही चाहिए लोगों को। मैं भी खुश होती हूँ कि कल संडे है। पर संडे को तो और काम आ जाता है। पर फिर भी आजकल तो हम लोग मिलते हैं ना, जो है, तो थोड़ा बहुत बातें हो जाती हैं तो अच्छा रहता है। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका देखिए कोट है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सनराइज़ की तरह होती हैं। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है तो उसको हमें तुरंत, समझ लीजिए, भुना देना है। भुनाने देने का मतलब उसको तुरंत पकड़ करके उस पर काम करने लग जाना। अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे तो हम जो है उसको मिस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी एक्टिव, ये कोट आपको थोड़ा सा एक्टिव रखेगा आई थिंक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 1 लाइन का ऐसे रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है और सिंपल सी चीज़ें हैं बिल्कुल। गेहूँ, मूंगफली, राई आदि पर लगने वाली जो फफूंदी होती है उसको एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ बनाती हैं। जो गेहूँ या मूंगफली, इन सब चीज़ों पे या अनाजों पे आप कह सकते हो, लग जाती हैं जो फफूंद, उनको क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्या बनाती हैं, अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ बनाती हैं। ये 1 लाइनर आपको ना नेट में भी काम आ सकते हैं, जो लोग यूजीसी नेट का पेपर देंगे। पास्चुराइजेशन में खाद्य परिरक्षण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर नियोजित किया जाता है। पास्चुराइजेशन जो होता है वो कम टेम्परेचर पर किया जाता है और मोस्टली इसको पास्चुराइजेशन के थ्रू दूध को हम लोग पकाते हैं। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप पकाएं तो उसका 100 डिग्री जो है सेल्सियस से टेम्परेचर कम रखते हैं हम लोग खाद्य परिरक्षण के लिए। परिरक्षण का मतलब कि उसकी स्टोरेज के लिए, मतलब रखते हैं हम लोग। अब दूध को हम इतने दिन तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन दूध जैसे आप रोज़ उबालते हैं तो आप देखते होगे कि दूध को हम लोग कम जो है करके गैस को कम कर देते हैं और तब उसको बॉयल करते हैं। तो वो दूध का जो हम लोग जिस मेथड से पकाते हैं दूध को, उसको पास्चुराइजेशन ही बोलते हैं। इसके बाद ट्राइब्यूटेइन का प्रयोग भोजन की सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो मिलावट वाले भोजन की, जो भोजन में मिलावट किया जाता है तो उसकी सुगंध को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें जो सुगंध आए वो नॉर्मल आए, क्योंकि मिलावट कर देते हैं। तो कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? ट्राइब्यूटेइन। हल्दी में लेड कैरोमेट या कोलतार के रंग मिलाया जाता है। हल्दी आपकी जो येलो येलो होती है, ये जो लेड क्रोमेट आपका होता है वो हल्दी में मिलाया जाता है। लेड क्रोमेट एक तरह का सब्सटेंस है। इसके बाद जब चीनी की उच्च सांद्रता 68% का प्रयोग किया जाता है तो यह आर्द्रता और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति को रोक देता है। आप जब फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे हम लोग फूड साइंस में, तो वहाँ पर जब फूड का जो स्टोरेज और प्रिजर्वेशन किया जाता है तो नमक और चीनी स्पेशली मिलाई जाती है। ये बहुत ही आम प्रक्रिया है, घर में भी हम लोग मिलाते हैं। तो चीनी का मतलब कि जब बहुत ज़्यादा, मान के चलो कोई खाद्य पदार्थ उसमें 68% चीनी मिला दी गई है तो वो इसलिए अगर पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो उससे जो भी क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और उनमें जो मॉइस्चर होता है वो जो है रुक जाता है। तो इस वजह से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। नमक में उपस्थित क्लोराइड आयन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। ये तो सभी को पता है कि नमक जो होता है वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का काम करता है। लेकिन उसमें काम मतलब कौन करता है, परिरक्षित कौन करता है, प्रिजर्व कौन करता है फूड प्रोडक्ट को? जो उसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है वो फूड प्रोडक्ट को संरक्षित करता है। आर्जीमोन का तेल जो होता है वो सरसों के तेल में मिलाया जाता है, और अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा आपने यही मिलावट वाला तेल खा लिया तो उससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो सकती है। एगमार्क, ये तो बहुत सबको पता होगा। एगमार्क जो होता है वो खेती के उत्पादन में, ये ओ गलत लिखा गया, हाँ, खेती के उत्पादन में क्रमबद्ध करके उनका क्रय विक्रय के लिए मापदंड बनाती है। मतलब खेती से जो भी चीज़ें निकलती हैं, खेती से उत्पादन से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनका क्रय विक्रय, मतलब उनके बेचने और खरीदने का जो एक मापदंड होता है वो बनाता है। कौन बनाता है? एगमार्क। इसके बाद एंजाइम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब जैव उत्प्रेरक, जो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, और सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज़ याद रखना है। नमी रहित
एल्युमिनियम फॉयल तथा सेलोफियन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किया जाता है। ये जो एल्युमिनियम फॉयल और सेलोफियन है, इनका खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें लपेटने का काम किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि मार्केट में कभी पेटीज़ और बन ये सब बहुत पतली पतली पन्नियाँ होती हैं, उनमें रैप करके मिलता है, तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है। और जो आपका इंडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। एक लाइन आपको बस याद रखनी है कि एग्जाम में कभी पूछा गया तो बता सकते हो आप। इसके बाद एक है आपका ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन स्टैंडर्ड। ये क्या है, एक इंटरनेशनल खाद्य मानक है जो क्या करता है कि खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव एवं अन्य जोखिमों की पहचान करता है। आप समझ रहे हो कि ये जो है अन्य जोखिमों की पहचान करता है कि अगर खाद्य, जहाँ पे खाद्य उत्पादन किया जा रहा है, भोजन मतलब फूड प्रोडक्ट का जहाँ उत्पादन हो रहा है, वहाँ जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वहाँ पे कुछ जोखिम है, मिलावट वगैरह कुछ करी जा रही, तो उसकी चीज़ को ये खाद्य मानक है, ये इंटरनेशनल खाद्य मानक है। वर्ष 1973 में 1973 में मांसाहारी भोजन नियंत्रण नियम बना, जो मतलब ये एक एक्ट बनाया गया जिसमें ये चीज़ ध्यान रखी गई। मतलब ये हुआ कि अब से ये चीज़ बहुत ध्यान दी जाएगी कि मांस के उत्पादन तथा गुणवत्ता को, मतलब कि जो मांस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन इन द सेंस जो आप जानते हो नॉन वेज से जो मांस बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है लोगों को खाने के लिए, उनका उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, उसको ये नियंत्रित करता है। इसके बाद खमीर अधिकतर फलों के रस, जेली, शहद आदि मीठे पदार्थों पर पनपता है। जो यीस्ट होता है, खमीर पनप जाता है ना, फफूंदी जिसको आप कहते हो शायद। खाद्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण उसमें उपस्थित आर्द्रता है। कहने का मतलब अगर किसी खाद्य पदार्थ में, जिस खाद्य पदार्थ में जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है वो खाद्य पदार्थ उतना जल्दी खराब हो सकता है। पानी वाली मात्रा अगर उसमें ज़्यादा रहती है, अगर पानी को हम उसमें से सुखा दें तो उस खाद्य पदार्थ की जो खराब होने की मतलब अवसर है वो कम हो जाता है। इसके बाद है आपका 14 पॉइंट, खाद्य पदार्थ एवं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता, जिससे ऑक्सीकरण क्रिया रुकने के कारण खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होता है। होता क्या है कि जब खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है रुक जाती है और इसी वजह से खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग बताइएगा ये जो मैंने स्टार्ट किया ये कैसा है। अगर ये आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ बेनिफिशियल है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। इसके बाद ISI कारखानों में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। बहुत बच्चे वाली बात है, हर किसी को पता है ये, ठीक है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। सोडियम बेंजोएट पानी में घुलनशील है, मतलब कि वाटर सोल्यूबल है, जबकि बेंजोइक अम्ल कम घुलनशील है। समझ गए आप बात। दोनों चीज़ें आपको बहुत याद रखनी कि सोडियम बेंजोएट के अंदर में उपस्थित जो बेंजोइक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट में उपस्थित जो बेंजोइक अम्ल है वो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो केसरी दालें होती हैं वो लेथायरिज्म पैदा करती हैं। ये लेथायरिज्म केसरी एक तरह की दाल होती है जो स्पेशली अरहर के दालों में मिलावट करी जाती है। तो अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म तक वही मिलावट वाली दालें खाते रहते हैं तो लेथायरिज्म नामक बीमारी पैदा हो सकती है। और ये बीमारी मोस्टली जो पुरुष होते हैं, मेल आपके, उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। इनमें क्या होता है कि जो नीचे का पोर्शन होता है, मतलब जो आपके पैर होते हैं, पैरों में ये जो है एकदम से पैर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और आप ये कह सकते हो कि मस्कुलर जो हमारी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल तिरछी और बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं, जिससे इंसान धीरे धीरे उसके पूरे पैर ही मतलब ख़राब हो जाते हैं और वो एकदम आप ये कह सकते हो कि हैंडीकैप हो जाता है या पूरी तरीके से पैर खराब हो जाते हैं। पुरानी दालों में मेटाइनिल पीला नामक रसायन दाल को रंग सुधारने के लिए मिलाया जाता है। जैसे दालें पुरानी हो जाती हैं जब और मार्केट में उनको बेचना है तो वो क्या करते हैं, मेटाइलिन नामक पीला कलर उसमें मिला देते हैं और जिससे दालें बिल्कुल नई नई और फ्रेश लगने लग जाती हैं कि बस अभी आई है, हम देख के खरीद लेते हैं। इसके बाद ब्लांचिंग प्रक्रिया जो आपकी है, वो ब्लांचिंग प्रक्रिया जो होती है वो गर्म पानी या ये भाग नहीं भाप है, स्टीम। देख इसको आप लोग समझ जाइए, ये क्या है आपका भाप है, ये भाप द्वारा की जाती है जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ब्लांचिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए गोभी है या कोई भी आपकी ये कैबेज आती है जो मतलब वही पत्ता गोभी है आपकी, इसके बाद कोई भी हरी सब्जियां हैं, इसमें क्या होता है ब्लांचिंग की प्रक्रिया करके ही इसको खाना आगे का काम करना चाहिए। होता क्या है, पानी को हम रखते हैं और पानी थोड़ा सा आपका 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा, आपका 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। और इसके बाद उसमें हम खाद्य पदार्थ को डाल देते हैं, पानी गर्म करके गैस ऑफ कर देंगे और उसमें खाद्य पदार्थ जो हमारा है, आपका गोभी है, हरी सब्जियां हैं, कुछ भी है, वो आप उसमें डाल देंगे। इसके बाद 4-5 मिनट उसमें रहेगा, फिर उसको आप निकाल लेंगे। इस वजह से होता क्या, जो उसमें जो अनडिज़ायरेबल एंजाइम मतलब कुछ एंजाइम्स या बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपका जो फूड प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठंडी में जब आप कभी खाना बनाइएगा या अभी गर्मी में ही,
कोई भी हरी सब्जी बनाइए, आप ये करके देखिए तो आपको खुद ही अंतर समझ में आएगा। और फूड साइंस में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि जो चीज़ें हम लोग डेली यूज़ में करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है। जैसे ब्लॉन्चिंग का है, आप आराम से करके देख सकते हैं। तो आपको क्या है कि आपके माइंड में ना बिल्कुल फीड हो जाएंगी चीज़ें, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। इसके बाद है आपका 20 पॉइंट कि डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड या निर्जलीकरण एवं फ्रीजिंग की संयुक्त विधि होती है। डिहाइड्रो फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि पानी को सुखा दिया जाता है, कहाँ से, फूड प्रोडक्ट से, और इसके बाद फिर उनको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज मतलब कि फ्रीजर में बिल्कुल उनको कम टेम्परेचर पे जमा दिया जाता है, आप ये कह सकते हो बिल्कुल। तो डिहाइड्रो फ्रीजिंग, डिहाइड्रो मतलब निर्जलीकरण और फ्रीजिंग मतलब फ्रीज कर देना बिल्कुल। डिहाइड्रो का मतलब है कि पानी किसी चीज़ से बिल्कुल हटा दिया जाए, सुखा दिया जाए, कम कर दिया जाए। पशुओं में दूध, एक मिनट, पशुओं के दूध में, ये में होगा, सॉरी आज टाइपिंग बड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए वेरी सॉरी। हो जाता है कभी कभी हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो भी जाती है। पशुओं के दूध में गाय का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम तथा अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की संरचना माँ के दूध के समान होती है। अगर माँ का दूध दिया जाता तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें माँ का दूध नहीं दिया जा सकता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि गाय का दूध दिया जा सकता है बच्चे को। क्योंकि गाय का दूध जो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाय का दूध देने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है, तो आपको आंसर यही करना है कि क्योंकि गाय के दूध में जो पोषक तत्वों की संरचना है वो माँ के दूध के बिल्कुल अनुकूल है, उनके समान है। गर्भावस्था के दौरान जिंक जैसे तत्वों का अधिक महत्व होता है। इसके बाद है आपका, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम आपको जिंक जो आपका मिनरल होता है वो काफ़ी आवश्यक होता है, बच्चे के लिए भी आवश्यक होता है। आपको भी पता है कि गर्भावस्था के समय जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो माता के थ्रू ही मिलते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका, दूध जो होता है वो आयरन का अच्छा साधन नहीं है, अतः माता को अधिक आयरन देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे तथा चोकर रहित अनाज का प्रयोग करना चाहिए। जो मिल्क होता है आपका, मिल्क आपका एक कंप्लीट, आप कह सकते हो कि कंप्लीट डाइट में आता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आयरन का अच्छा स्रोत नहीं होता है। तो अगर आयरन देना है प्रेग्नेंट लेडी को या नॉर्मल तरीके से, तो उनको क्या करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और ये सब, अंडा, दूध, दूध तो होता ही नहीं है, चोकर सहित आटे का प्रयोग करना चाहिए। और भी तरीके से आयरन जो है, पोहे में भी होता है आयरन, तो इस तरीके की चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो चलिए, ये वीडियो हमारी आज यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा, ये वन लाइनर कैसा है, मैं इसको चलने दूँ या मैं इसको बंद कर दूँ। तो चलिए, सभी को थैंक यू। और इतनी देर आपने मुझे सुना, आवाज़ तो मेरी आज बहुत ही अजीब रही होगी, बट ठीक है, कोई नहीं, आवाज़ बदलती रहती है, होता रहता है, ये सब नॉर्मल है। चलिए, आप लोग फिर पढ़ते रहिए, फिर हम कल मिलते हैं संडे को। और ओके सबको, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।